तो ये टॉपिक आज का है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए, हम अक्षीय अवस्था का आप लोगों को बता चुके हैं। जो इसमें से पढ़ा है, कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए अपरिचित हो सकता है, लेकिन बाकी लोग पढ़ चुके हैं। अक्षीय अवस्था का क्या मतलब होता है और निरक्षीय का क्या मतलब होता है, ये दोनों पहले आप समझ लो भेद इनके, फिर उसके बाद एक एक का फॉर्मूला हम आपको समझाते हैं। देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी संरचना होती है या एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, ऐसे आवेश जिनके द्रव्यमान केंद्र संकेंद्रीय नहीं होते, दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं डाइपोल। तो एक आवेश यहाँ हमने माना ऋण क्यू है और एक यहाँ धन क्यू है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव होता है और दोनों के द्रव्यमान केंद्र अलग अलग होते हैं, सेंटर ऑफ मास अलग अलग होता है। तो एक का सेंटर ऑफ मान लो यहाँ है, एक का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, द्रव्यमान केंद्र के बीच में कुछ दूरी बनेगी, उस दूरी को ही कहते हैं द्विध्रुव की लंबाई और उसे मानते हैं 2L। तो ये एटॉमिक लेवल की बात है, परमाणुवीय स्तर की बात है। अणुओं के आधार पर हम डाइपोल की संरचना को देखते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए हमने इतना बड़ा चित्र बनाया है। तो ये इसका जूम आउट है, समझ रहे हो ना, जूम किया गया है, पर है यही। तो एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है और एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज है। दोनों आवेशों के लिए जो द्रव्यमान केंद्र है वो संपाती नहीं है, द्रव्यमान केंद्र अलग अलग है। जिन आवेशों के लिए द्रव्यमान केंद्र संपाती हो जाएगा ना, कंसेंट्रिक हो जाएगा, वो डाइपोल बनाएंगे ही नहीं, उनसे डाइपोल कभी नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए केमिस्ट्री में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया नहीं करते। तो अक्रिय, इनर्ट होते हैं। तो अक्रिय क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश के जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र, वो कंसेंट्रिक एक हो जाते हैं, इसलिए उनके अंदर डाइपोल बन नहीं पाता। और जब डाइपोल बनेगा नहीं तो उनके बीच में अट्रैक्शन किसी दूसरे के साथ होगा नहीं, और जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो किसी दूसरे पदार्थ के तत्वों के साथ वो जुड़ेगा नहीं, इसीलिए वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते। बात स्पष्ट है? और जिनमें डाइपोल बनेगा उनके लिए रिएक्शन आपको मिलेंगे और वो अभिक्रिया करेंगे। तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक बड़ा बना दिया हमने, पर ये याद रखना कि ये किस स्तर पे है, अणुओं के स्तर पे होता है। इस डाइपोल के लिए इसके ठीक मध्य से गुजरने वाली रेखा को ऐसे जो खींची जाती है, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये द्विध्रुव की अक्ष हो गई। तो इसे कहते हैं अक्षीय अवस्था, हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षीय अवस्था। अब इस अक्ष पर आप चाहे यहाँ कोई बिंदु ले लो, चाहे यहाँ कोई बिंदु ले लो, अगर ये डाइपोल है तो निश्चित है ये फील्ड क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र होगा, और वैद्युत क्षेत्र होगा तो उस क्षेत्र में रखा गया कोई भी चार्ज बल अनुभव करेगा। जहाँ वैद्युत क्षेत्र है वहाँ वैद्युत बल लगेगा। तो ये धन आवेश है, यहाँ भी बल लगाएगा, ऋण आवेश है, यहाँ भी बल लगाएगा। हमें देखना है कि दोनों मिलकर कितना बल लगाते हैं, और जितना बल लगाएंगे उसमें आवेश की मात्रा से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने आपको इसके पहले बता रखा है कि ये मध्य बिंदु O है, इसकी पूरी लंबाई क्या होती है? 2L मानते हैं। तो आधी आधी लंबाई हो जाएगी L और L। इसके बाद में इसके मध्य बिंदु से अक्षीय अवस्था में हमने R दूरी पर कोई बिंदु लिया था, और हमें ये ज्ञात करना था कि इस अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, और वो हमने ज्ञात किया। तो सूत्र हमें प्राप्त हुआ E बराबर 1/4 पाई K∁0 2P/R³। R³ स्क्वायर नहीं, क्यूब। डाइपोल का क्यूब होता है, और अगर सिंगल चार्ज रहेगा तो उसका एक होता है। ठीक है, ये हमने नोट किया।
ये अक्षीय अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। अब जो द्विध्रुव की अक्ष है इसके लंबवत अगर हम कोई रेखा ऐसे खींचे, लॉन्गिट्यूडनल लंबवत, तो इस लंबवत स्थिति को कहते हैं निरक्षीय। इसे क्या कहते हैं? निरक्षीय कहते हैं। यस, नॉन एक्सियल, इंग्लिश बोलते हैं नॉन एक्सियल, एक्सिस पे नहीं, एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसे निरक्षीय कहते हैं, या अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन कहा जाता है, अनुदैर्ध्य अवस्था कहते हैं। ये तो एक्सिस है, पैरेलल है ना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन इसे कहते हैं। इक्वेटोरियल मतलब विषुवत रेखीय अवस्था, क्योंकि जो पृथ्वी की विषुवत रेखा है वो पृथ्वी के क्या है, ऐसे समांतर है, और उस समांतर के जितने भी रेखाएं आप खींचोगे उन सबको इक्वेटोरियल बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन, विषुवतीय रेखाएं, तो ये विषुवतीय अक्ष भी कहते हैं, या आप ऐसे कहते हो द्विध्रुव की अक्ष है, और इसके परपेंडिकुलर जो लेंगे उसे निरक्ष कहेंगे। जानकारी स्पष्ट है? अब आप ध्यान से सुनो। इस निरक्षीय अवस्था में यहाँ कोई बिंदु मैंने लिया जिसकी इसके केंद्र से दूरी स्मॉल r है। हमें ज्ञात करना है कि जो यह बिंदु है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, किसके कारण? इस द्विध्रुव के कारण। तो यहाँ अगर हमें तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले हमें दिशा ज्ञात करनी होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश परिणाम होता है। दिशा निकालने के लिए हमें यहाँ परीक्षण आवेश लिखना होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है Q0। मैं नहीं मान लेता हूँ, मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। इसे किसने माना था? गॉस ने। फैराडे ने भी यही माना था। तो जो सिद्धांत बनाते समय माना गया है वही को हम व्युत्पन्न करते समय मानेंगे। तो हमने यहाँ पे माना है कि एक परीक्षण आवेश प्लस Q है, और यही गॉस और फैराडे ने भी माना था। हाँ हाँ, ये तीव्रता और ये तीव्रता, अरे ऐसे कैसे होगी? अगर समान हो जाएगी तो फिर दोनों में भेद क्या रहेगा? हाँ, अलग रहेगी, स्थितियाँ अलग अलग है। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है वो भी अभी आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि व्यंजक कैसे निकालेंगे और कितना होता है। फिर इसके बाद इसका जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है कि इसको प्रायोगिक रूप से कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये जो तरीका है वो आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। अभी का टॉपिक सिर्फ तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। जानकारी स्पष्ट है? इसी पे चर्चा करिए और इसी मुद्दे पर रहिए। मुद्दे से भटकेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर आप कहोगे कि हम पढ़ा नहीं पाते। मेरे 10 सालों का अनुभव आप एक झटके में बर्बाद कर देंगे बाहर निकल के। तो ध्यान से समझिए, ये निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है। तीव्रता निकालने के लिए हमने एक परीक्षण आवेश को माना। मैंने अपने आप से नहीं माना, ऐसा व्युत्पन्न करते समय माना गया था, सबने माना, मैंने भी मान लिया। अब ये जो दूरी आप देख रहे हो r, इसके लिए अगर यहाँ ऋण आवेश है तो इस धन आवेश को ऋण आवेश अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये जो ऋण आवेश है द्विध्रुव का, इसके कारण तीव्रता की दिशा तो हमें तुरंत स्पष्ट हो गई ना कि तीव्रता किस दिशा में होगी? ऐसे आवेश की ओर। इसके बाद जो धन आवेश है, यह धन आवेश इस धन आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो ये ऐसे जाएगा, तो इस धन आवेश के कारण तीव्रता होगी इस दिशा में। कोई दिक्कत तो नहीं है? जानकारी स्पष्ट है? ऋण आवेश की तरफ होगी और धन आवेश से दूर होगी, प्रतिकर्षित होगी तो दूर होगी। तो दोनों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा क्लियर है? यस, अलग अलग है और स्पष्ट है। इसके बाद में हम मान लें कि ये एंगल क्या है? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती है उनके द्वारा आधार पर बनाया गया कोण भी बराबर होता है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये दोनों थीटा हैं तो आगे भी कुछ और अच्छा होने जा रहा है। क्या होगा? देखो, हम यहाँ से एक समानांतर रेखा ऐसे खींचेंगे द्विध्रुव की अक्ष के समांतर। इस द्विध्रुव की अक्ष के समांतर हमने एक रेखा खींचा।
ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण क्या होगा भाई, और ये वाला कोण क्या होगा। देखो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण देखो जेड शेप में नहीं बन रहा है ऐसे, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। इसके बाद देखो ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या होगा, ये भी थीटा होगा ना। क्यों? ये भी तो एकांतर बन रहा है ऐसे। और अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख नहीं है, ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है तो ये भी थीटा हो जाएगा। जानकारी स्पष्ट है। अब इस चित्र से हम कुछ बातें निकाल सकते हैं, जैसे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो किसी भी त्रिभुज को ले, चाहे ये ले चाहे ये ले, दोनों में एक जैसा परिणाम आएगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। आधार क्या बोलोगे यहाँ से, अगर हम थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने लंब है, 90 के सामने एक कर्ण है, तो ये भुजा आधार ही तो हुई। तो आधार क्या है, L। कर्ण क्या है, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम है। तो इसको यक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये यक्स है, अगर मान ले तो ये यक्स हो गया तो हो जाएगा L बटे यक्स। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। और हाँ माना, इसमें सब माना गया है, कहाँ है जी। नहीं, जिस जो प्रतिकर्षित हो रही है उसकी सीमा है भाई, एक लिमिट तक जाएगी ना। अब मेरी बात सुनो, आपके पहले प्रश्न का स्पष्टीकरण। इनका प्रश्न है कि ये जो धन आवेश परीक्षण वाला था, इस परीक्षण आवेश पर इस धन आवेश ने प्रतिकर्षण बल लगाया, तो ये जो परीक्षण आवेश ये दूर भाग रहा है, तो ये दूर भाग रहा है, वो कितना दूर जाएगा, क्या इसकी कोई सीमा है, यही क्वेश्चन है ना। देखो इसकी सीमा है, जहाँ तक बल लगेगा वहीं तक तो प्रतिकर्षण होगा, जहाँ तक बल लगेगा वहीं तक बनेगा। और बल कहाँ तक लगेगा, जहाँ तक वैद्युत क्षेत्र होगा। तो सिर्फ वो वैद्युत क्षेत्र की सीमा तक ही ये प्रतिकर्षण होगा, उसके बाहर तो बल शून्य है। तो बल शून्य है तो फिर तो प्रतिकर्षण नहीं होगा ना। जानकारी स्पष्ट है, किसी को डाउट नहीं रहा है। और वैद्युत क्षेत्र की सीमा जानते हो कितनी होती है, जब परमाणु के स्तर पर आप द्विध्रुव बना रहे हो तो परमाणु के स्तर पर ही तो उसका क्षेत्र बनेगा। अब वैद्युत क्षेत्र बहुत छोटा होता है, उसका एरिया बहुत कम होता है। समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप देखते हो जो वायर खंबे पे होता है 11,000 वाला मेंस का कनेक्शन, खंबे पे तार तो एकदम खुला हुआ होता है ना, प्लास्टिक रैपर थोड़ी ना लगा होता है। उसके नीचे अगर ऐसे कोई खड़ा हो जाए तो क्या उसको आकर्षण फील होता है, 11,000 पे तो नहीं फील होता है, 8 फीट दूर रहे तो नहीं फील होगा। तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र उससे छोटा है। यहाँ तक कि दोनों तारों के बीच में जो गैप होता है वहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट रहे तो वहाँ भी बल का अनुभव नहीं होता है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र उससे भी छोटा है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र है वो सेंटीमीटर के लेवल में है, तो सेंटीमीटर के स्तर पर ही तो बल लगेगा। चौगुना कर दोगे तो मैं जहाँ दिल्ली में रहता था मुखर्जी नगर में, वहाँ एक जगह है खंबे का तार 33,000 वोल्ट वाला, वो मात्र जितना जैसे ये गाड़ी आ जा रही है, गाड़ी से बस 3 से 5 फीट ऊपर था। जब हम लोग पढ़ के आते थे वहाँ से तो हाँ, जैसे ऐसे पहुँचे नीचे, जैसे पहुँचो तो ये बाल ऐसे होता था। हाँ तो और आवाज़ आती थी। इसका मतलब समझ रहे हो, मोबाइल होता तो चार्ज होते नहीं, किसी दिन हम भी चार्ज हो सकते थे। तो वो ये इतना डेंजरस होता, लेकिन तब वायर ऊपर था। तो इसका मतलब है कि जो वो तार था वो लगभग 5 से 6 फीट दूर तक बल लगा रहा था ना, तभी तो ये ऐसे खड़ा हुआ बल, नहीं तो ऐसे नहीं रहता। तो जब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, तो उसका क्षेत्र भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब अभी 10 सेंटीमीटर है तो वो 10 मीटर भी हो सकता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि वोल्टेज डिफरेंस आपने क्या यूज़ किया है, कितना विभवांतर प्रयोग किया है। तो 220 वोल्ट का होता है, उसमें मिलीमीटर में क्षेत्र बनता है। एकदम तार पकड़ोगे हाथ से तब फीलिंग आएगी, नहीं तो ऊपर से ऐसे हाथ करोगे तो कोई फीलिंग नहीं आएगी आपको। अब ज़रूरत है क्या फील करने की, फील करने का मन करेगा तो ऐसा मत करना। एज ए टीचर मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, बचे रहोगे, ठीक है। अब टिप्पणी नहीं, टॉपिक से हटो नहीं यार, टॉपिक से हटो, टॉपिक पर।
तो ये एंगल स्पष्ट हो गए, कास थीटा स्पष्ट हुआ, साइन थीटा भी तो निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। यस, तो लंब यहाँ पे क्या होगा? आर, और आधार कर्ण क्या है? एक्स है, तो आर बाई एक्स हो जाएगा। ये दोनों स्पष्ट है। इसके साथ साथ हम यक्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये देखो, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो जो कर्ण का वर्ग है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ सकती है? स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या करड़ी को हटा के इसकी पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है। अब कहीं ज़रूरत पड़ेगी अगर व्यंजक में उत्पन्न करते समय कास का, साइन का, यक्स का, तो वहाँ इन मानक का हम प्रयोग करेंगे। इतनी जानकारी स्पष्ट है ना। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। मुद्दा है तीव्रता ज्ञात करना। ये तो उसके हो गए क्या? गणितीय स्वरूप। अब जरा इसका प्रैक्टिकल महत्व देखिए। नाम लिख दे बिंदु का P। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यस, हमें इंटेंसिटी निकालना है किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर निकालना है। ठीक है। अब आप इस चित्र को देखिए और एक टॉपिक याद करिए कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था वैद्युत बल, और फिर आपने पढ़ा था बलों के कंपोनेंट घटक, पढ़े थे ना। हाँ, फर्स्ट 11th में आपने घटक पढ़ा होगा। तो ऐसे अगर एक ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा हुआ है, कोई गुटका है, लकड़ी का है, इस पे यहाँ पे एक हुक बंधा हुआ है और कोई आदमी इधर बल लगा के खींच रहा है। तो जैसे मान लो इधर गुटका है, हमने रस्सी बांधा और ऐसे खींच रहे हैं ऐसे, तो जो आप खींच रहे हो वो बल कैसे लग रहा है? ऐसे, यानी क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए लग रहा है कि नहीं? तो जो हमने बल लगाया ये कहाँ कहाँ व्यय हुआ? एक तो ये गुटका आगे खिसकेगा, एक वहाँ आगे ले जाने में विस्थापन में हुआ यूज। दूसरा जो गुटका है, जब उसको ऐसे पकड़ के खींचोगे ना, तो गुटका जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा उठ जाएगा आगे से। फील किए होगे नहीं? तो इसका मतलब है कि जो बल है वो इस गुटके को ऊपर भी उठा देता है और आगे भी बढ़ा देता है। इसका मतलब इस बल के दो दिशाओं में एक साथ एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट मिल रहा है ना। तो जो क्षैतिज है इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लिखते हैं एफ कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसे एफ साइन थीटा लिखते हैं। जानकारी स्पष्ट है। तो ये हो गया बल का घटक। तो ये अगर बल का घटक है तो वैद्युत क्षेत्र का भी तो घटक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, और इस हॉरिजॉन्टल के ना तो ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है ना वर्टिकल लग रहा है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के किसी डायरेक्शन में है। तो जैसे बल का कंपोनेंट बना वैसे इंटेंसिटी का भी कंपोनेंट बनेगा। बनाते हैं। देखो, जो E1 है इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा ऐसे, E1 साइन थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा E2। कैसे हो जाएगा? जब हम E1 का कंपोनेंट बना रहे तो E2 कैसे हो जाएगा? E1 cos थीटा। स्पष्ट है। अब देखो E2 इस डायरेक्शन में लग रहा है डाउनवर्ड, तो E2 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, और एक डाउनवर्ड होगा इस डायरेक्शन में E2 साइन। जानकारी स्पष्ट है। E1 और E2 के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक बना दिए गए। ये बनेंगे क्यों? क्योंकि उसी तरीके का इनका व्यवहार ही है। अब अगर हम P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो P के वैद्युत क्षेत्र को हमें दो घटकों में बांटना होगा, x घटक और y घटक, यानी हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर। तो अगर हम ऊर्ध्व घटकों की बात करें तो ऊर्ध्व घटकों का परिणामी क्या होगा? ऊर्ध्व घटकों का परिणामी क्या होगा भाई? देखो, जो ये ऊर्ध्व घटक है उसमें एक है E1 साइन थीटा और एक है E2 साइन थीटा। E1 और E2 तीव्रताएं हैं, और तीव्रता के साथ साथ देखो आवेश बराबर है, दूरियां बराबर है,
सभी दूरियां बराबर है ना। ऋण आवेश और धन आवेश की मात्रा भी बराबर है और ऋण आवेश धन आवेश के लिए दूरियां भी बराबर हैं। तो अगर दूरी और आवेश बराबर है तो तीव्रता भी क्या होगी, बराबर भी होगी। तो इसका मतलब E1 जो है वो E2 के बराबर होगा। अब E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा के बराबर हो गया और दिशा क्या है, विपरीत है, एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है। तो इनका माना तो है, ये दूरी बराबर नहीं होगी। अगर इधर x है तो ये भी तो x होगा। ये तो ज्यामिति से बराबर है, दो डिस्टेंसेस बराबर है यहाँ। अब ध्यान से सुनो, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है। तो इनका परिणामी कैसे निकालोगे? जब दो बल विपरीत होते हैं तो इनका परिणामी हमेशा इनके अंतर के बराबर होता है, घटाना पड़ता है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। तो परिणामी हो जाएगा E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया क्या कि E1 और E2 और साइन बराबर, साइन पहले से ही बराबर है। तो साइन बराबर E1 E2 बराबर, इसका मतलब दोनों पद बराबर है और बराबर पदों को घटाएंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब जो इसका हार्जेंटल वर्टिकल कंपोनेंट है उसका परिणामी, यानी जो परीक्षण आवेश इस बिंदु P पर रखा हुआ है, इस परीक्षण आवेश पर जितने ऊर्ध्व घटक लग रहे हैं उनका प्रभाव क्या है, शून्य। जहाँ परीक्षण आवेश था वहीं पर बना रहेगा, ये ऊर्ध्व घटक उसे उसकी स्थिति से विस्थापित नहीं कर पाएंगे। जानकारी स्पष्ट है। अब जरा क्षैतिज घटक को देखते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, ये स्क्रीन पे आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। देखो जो इसके क्षैतिज घटक है उस क्षैतिज घटकों की दिशा क्या है भाई, E1 cos थीटा E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों समान दिशा में है। तो फिर तो ये आपस में जुड़ेंगे क्योंकि समान दिशा वाले बलों को हमेशा जोड़ा जाता है। तो जब हम इसके क्षैतिज घटकों का परिणामी निकालेंगे तो क्षैतिज घटकों का परिणामी, और जो क्षैतिज घटकों का परिणामी होगा, जो क्षैतिज घटकों का परिणामी होगा वही वास्तव में इस परीक्षण आवेश को इसकी स्थिति से विस्थापित करने के लिए सक्षम होगा। तो P पर जो परिणामी तीव्रता है वास्तव में वो क्षैतिज घटकों के कारण ही मिलेगा, ऊर्ध्व घटक के कारण हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए परिणामी तीव्रता को लिखेंगे E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ से E1 E2 का मान लिखेंगे तो उसके लिए बिंदु आवेश का प्रयोग करोगे। 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q बटा x स्क्वायर, R नहीं x। क्यों? जो E1 है वो धन आवेश के लिए है, धन आवेश की बिंदु P से दूरी क्या है, x है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x, और आवेश क्या है, q। तो क्या लिखेंगे, q बटा x स्क्वायर। और E2 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट q बटे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या है, x। तो x सही लिखा जाएगा, ठीक है। और इन दोनों मानों को यहाँ रख देंगे। cos थीटा आप पहले से देख रहे हो बैलेंस है, तो हो जाएगा E1 की जगह 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा x स्क्वायर और इंटू cos थीटा, पहले का हो गया। अब प्लस E2 का देखो, प्लस E2 की जगह क्या लिखोगे, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे x स्क्वायर इंटू cos थीटा। यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है। अब अगर इसे आप देखो दोनों पदों को, दोनों पद समान दिख रहे हैं। अगर दोनों पद समान है तो निश्चित है दोनों आपस में जुड़ेंगे, जुड़ेंगे ना। तो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q, Q जुड़ के क्या लिख देंगे, 2Q, डबल कर देंगे। तो अब जो परिणाम आया E बराबर वो हो जाएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट
इंटू 2q बाई यक्स। अरे नहीं यार ऐसा ऐसा जोड़ते हैं। देखो यक्स वाई प्लस यक्स वाई बराबर क्या लिखते हो, क्या लिखते हो इसको, 2xy ही तो लिखते हैं। तो इसका मतलब यक्स का ही तो केवल 2 किए हो। अरे चाहे यक्स का 2 कर लो चाहे वाई का 2 कर लो, करोगे कई बार ना कि एक बार यक्स में भी फिर वाई में भी करोगे, ऐसा नहीं है। तो मैंने अपनी सुविधा की दृष्टि से व्यंजक व्युत्पन्न करने के लिए क्यू के आगे 2q कर दिया। और उसका रीजन भी है कि जो तीव्रता है वो आवेश के कारण ही तो आ रही है। तो अगर पहले आवेश और दूसरे आवेश की तीव्रता बराबर आ रही है तो फिर दोनों आवेशों का एक साथ लिख के भी तो तीव्रता निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने आवेश को डबल कर दिया, 2 लगाया मैंने आवेश में। हाँ कॉस थीटा भी डबल कर दें, वो कास थीटा तो रहेगा ही। हाँ यहाँ कास थीटा जाए, ठीक है। 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट 2q बटे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब इसके बाद देखिए जो ये मान हम पहले से निकाले हैं कास थीटा के और यक्स के, इन मानों को यहाँ फिर से प्रतिस्थापित करेंगे। अतः कास थीटा का मान रखने पर, जब कास थीटा का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है L/x, या E इज इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q का L में गुणा हो जाएगा तो 2q इंटू L, या इसको देखो बात नहीं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस 2 को L के साथ कर ले q गुणे 2L। अब हमें ये दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ कि 2 को L के साथ कर दो, मुझे ये ज्ञान ऐसे प्राप्त हुआ कि जो ये द्विध्रुव था डाइपोल, इसका आघूर्ण होता है, और जो आघूर्ण द्विध्रुव का होता है P बराबर वो होता है q गुणे 2L। द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है, बोलो नहीं, द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या होता है q गुणे 2L होता है। इसीलिए मैंने इस 2 को किसके साथ कर दिया, L के साथ। क्यों, क्योंकि इस q इंटू 2L को हटा के हम आगे लिखेंगे P, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर में यक्स का गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, एक्स क्यूब आ जाएगा। अब आप यहाँ देखो एक्स की वैल्यू क्या है, यक्स है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। तो अगर यक्स का क्यूब करोगे यहाँ 3 घात तो यहाँ 3/2 नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 घात करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 1/2 है तो यक्स क्यूब की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। चूँकि x बराबर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, और इंटू और एक साथ में क्या बदलोगे, q गुणे 2L जो है इसको हटा के क्या लिखेंगे P, जो q गुणे 2L है इसको हटा के हम लिखेंगे P। तो इस तरीके से इस स्थान पर हो जाएगा P, और बटे एक्स क्यूब की जगह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 नहीं 3/2 हो जाएगा। यही अभीष्ट व्यंजक है। लेकिन इसमें एक लॉजिक और लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। व्यंजक तो यही है, बोर्ड एग्जाम में आया तो इतना आपने लिखा, और बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। यही 2 आता है इस चैप्टर से, या तो अच्छी अवस्था या निरक्षी अवस्था, यही दोनों आते हैं। हाँ भले वाला नहीं आएगा, दोनों में से एक आएगा। ये 90% कन्फर्म है, 90% श्योर मान के चलो। 10% में आप छोड़ सकते हो, लेकिन 90% मान के चलो इन्हीं दोनों में से एक आना है। 5 नंबर में आता है ये, 2-3 नंबर में नहीं। हाँ अब बाद में उस पर चर्चा करेंगे, ये वाली बात आप समझ गए। तो अब इसमें देखो एक अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। अप्रॉक्सीमेशन कैसे बनता है,
जो डिस्टेंस r है और जो डिस्टेंस l है, इन दोनों का तुलनात्मक मान लिखेंगे। इस द्विध्रुव की लंबाई जानते हो बहुत छोटी होती है। अभी मैंने बताया कि HCl ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो HCl अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो आप जानते हो आप क्या परमाणु को देख सकते हो? नहीं देख सकते। मैंने इतना छोटा होता है उसको हम देख नहीं सकते। हम परमाणु नहीं देख पाते, अणु नहीं देख पाते। क्या ये दीवार आपको दिख रही है? किसको किसको ये दीवार दिख रही है? हाथ उठाओ। ये दीवार किसको दिख रही है? सबको दिख रही है? देखो, जिसने हाथ उठाया है इसका मतलब उसका फिजिक्स कमज़ोर है। आपको ये दीवार नहीं दिख रही है, ना ही द्रव्य दिख रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का परावर्तन दिख रहा है। सिर्फ कलर दिख रहा है कि ये ब्लू कलर का है, और आपके मस्तिष्क में पहले से डिजाइन तैयार है, अच्छा इसमें ईंट पत्थर लगा है तो ये दीवार है। वो दिखता नहीं है। कभी भी मटेरियल को आप नहीं देख सकते। मटेरियल हम देख ही नहीं सकते। ऐसा प्रकृति ने बनाया ही है कि हम मटेरियल को देख ही नहीं पाते हैं। ये कलर है। इसमें क्या देख रहे हो तुम? सीमेंट के अणु देख पा रहे हो? ईंटे के अणु आपने देखा क्या? उसका यौगिक आपने देखा? फिर देख क्या रहे हो? कलर ही तो दिख रहा है। आप मटेरियल नहीं देख सकते। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। यही प्रकृति का नियम है। तोड़ डालो, कुछ भी कर लो, आप देख नहीं सकते। क्यों? सिर्फ उसका कलर दिखेगा आपको, क्योंकि देखने का सिद्धांत ही यही है कि प्रकाश का परावर्तन वस्तु से होना चाहिए, तभी वो दिखेगा। अब जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो सिर्फ उसकी सतह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और जैसी कलर की, जिस इंटेंसिटी की, जिस आवृत्ति की लाइट आती है वो लाइट हमको दिखती है। हमारा ब्रेन थोड़ा ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है पहले से, वो दिमाग लगा लेता है ये दीवार है। जैसे बचपन में छोटा बच्चा होता है तो उसको ये नहीं पता होता ये आग है। लैंप जल रहा हो तो भाग भाग के वही पकड़ने जाता है। जब एक बार वो जल जाता है तब फिर कहता ना ये आग है, उसको फीलिंग आ जाती है। तो बचपन से लेके आप तक ट्रेंड होते जा रहे हो, आपका माइंड ट्रेंड होता जा रहा है, तो आप चीज़ों को मान के चल रहे हो। तो दिमाग अपना इमेज क्रिएट करके रखा है, ये दिखता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में अगर ये डाइपोल एक परमाणुवीय स्तर की बात है, इतनी छोटी बात है, तो इसकी लंबाई भी क्या होगी? बहुत छोटी बात होगी। और उस लंबाई की तुलना में जो ये दूरी है r, ये बड़ी होगी। भाई अगर हम ये पेन लें और इस पेन से 10 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ ले लें तो ये 10 सेंटीमीटर तो ज़्यादा लंबा हो गया ना, इसके आधी लंबाई के पीछे। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर ऐसा हो जाए, कैसा? r इज मच मच ग्रेटर देन l। r का मान l से बहुत बड़ा हो जाए तो इसका मतलब l क्या हो गया? बहुत छोटा। और अगर कोई राशि बहुत छोटी है तो उसका वर्ग या घन यानी बड़ी घात है वो और भी अधिक छोटी हो जाती है। जैसे मैंने कहा था कि 0.5 का मतलब ये 50 पैसे की बात है, इसका वर्ग करोगे तो 0.25 हो जाएगा। तो 50 पैसे का 25 पैसा बन गया कि नहीं? यही सीधे सीधे वर्ग करने से, समझे? तो जो राशियाँ छोटी होती है उनका वर्ग या घन और भी अधिक क्या होता है? छोटा। तो अगर यल बहुत ही छोटा है तो यल स्क्वायर क्या होगा? लगभग जीरो होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यल स्क्वायर बराबर 0। अब जब यल स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें 0 रखेंगे तो यल स्क्वायर गायब हो जाएगा। क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर प्लस 0 पावर 3/2। अब आप जो भी कर पाओ काट पीट के बराबर कर दो सब। P बटे ये 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा जी? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? समझ में आ रहा है ना? 0 का कोई मतलब है नहीं, 0 हट जाएगा। इस 2 से ये 2 घातें कट जाएगी, सिर्फ बचेगा क्या? r का क्यूब बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे r क्यूब। ये अभिष्ट व्यंजक नहीं है, ये सुंदर व्यंजक है। ठीक है, फिर तुम कंप्लीट मत करो यार अपनी बात, मुझे बोलने दो ना, चुप रहो। यह व्यंजक है, पर ये व्यंजक कैसा है? सुंदर। याद करने में यह सरल है। ये अभिष्ट है, ओरिजिनल व्यंजक यही है, लेकिन ये क्या है? एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेट, हाँ, यहाँ तक लाना है। एग्जाम में अगर आया आपके बोर्ड परीक्षा में कि किसी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, तो टीचर खुश होगा।
स्माइल करेगा, नंबर बढ़ा देगा। यहीं तक छोड़ दोगे तो सोचेगा कि बच्चे को अप्रॉक्सीमेशन फिजिक्स नहीं आती है, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेशन नहीं आता है, इसलिए इस बच्चे का आधा नंबर काट देना बनता है, काट दिया जाएगा। हाँ, वैसे हम चेक करते हैं तो हम कभी नंबर नहीं काटते, किसी का भी नंबर नहीं काटते, बस वो अगर लिखा हो तो काटेंगे नहीं, और कुछ अच्छा किया हो तो बहुत अच्छा नंबर मिलता है। आप आगे क्या शायद, हाँ, मार्क्स कभी भी 50 नंबर से ज़्यादा नहीं देते, जितना रहता है उतने देते हैं, ठीक है। सो ये क्लियर हो गई बात, इसमें किसी को संदेह तो नहीं है। अब एक बार फिर से आप पूरी इस टिप्पणी को देख लो, फिर से सुन लो, ठीक है। अभी तो लिखने के साथ आप समझने के साथ देखो। वैद्युत द्विध्रुव की एक अच्छी अवस्था होती है और एक निरक्षीय। हर चीज़ का अपना एक अक्ष होता है। जैसे हम खड़े हैं तो हमारा भी अपना क्या ग्रेविटेशनल एक्सिस है, उसी पे हम अपने आप को बैलेंस करते हैं। तो ये डाइपोल का भी अपना एक्सिस है। इस अक्षीय अवस्था में किसी भी बिंदु पर अगर तीव्रता निकालो तो 1/4πε0 2p/r³ आती है। अक्षीय का ये पहले ही व्यंजक डिराइव करवा चुके हैं। निरक्षीय में क्या होता है कि अक्ष के लंबवत कोई स्थिति हो तो उसे निरक्षीय कहते हैं। तो हमने माना कि लंबवत r दूरी पर यहाँ एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। इसके लिए हमने परीक्षण आवेश माना। अब मैंने क्यों माना? क्योंकि गॉस, फैराडे, मिल्टन सब ने माना था, मैंने भी मान लिया। ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। अब इस परीक्षण आवेश के अनुसार ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा तय की जाएगी कि कौन किधर है। तो हमने देखा ये मूल धन आवेश इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो तीव्रता है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। फिर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन हो गया इंटेंसिटी का। तो धन आवेश और ऋण आवेश के कारण E1 E2 जो तीव्रताएं हैं इनकी दिशा स्पष्ट हो गई। फिर मैंने क्षैतिज रेखा खींचा और आपको मैंने समझाया कि इनके घटक बनेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो ये क्षैतिज लग रहे हैं और ना ही वर्टिकल, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्शन है, तो निश्चित है कि उसका प्रभाव क्षैतिज में भी होगा और ऊर्ध्व में भी होगा, उसे हम घटक कहते हैं। तो हमने इसके घटक बनाए। अब घटक बनाने के लिए डायरेक्शन पता होना चाहिए ना, तभी तो घटक बनेगा। तो हमने मान लिया कि वो डायरेक्शन क्या है, थीटा है। और जैसे ही हमने इसको थीटा माना, ये एंगल भी थीटा हो गया एक अंतर कोण से। और ये एंगल अगर थीटा रहा तो इसके सम्मुख वाला कोण भी थीटा हो गया, शीर्षाभिमुख। तो यहाँ से शुरू करके ऐसे करके यहाँ पहुँच गए। और चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजा की लंबाई यक्ष और यक्ष है, भुजाएं बराबर है, तो जो भुजाएं बराबर होती है उनके द्वारा आधार पर बनाया गया कोण भी बराबर होता है। तो इस आधार पर बना कोण थीटा ये भी हो जाएगा। अगर एक आपने थीटा माना तो दूसरा भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो इसके एकांतर कोण भी थीटा होगा। हमने इस E1 के दो घटक बनाए, एक E1 साइन थीटा और एक E1 कॉस थीटा। फिर E2 का एक घटक बनाया गया, E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा। इसमें से हमने देखा कि बिंदु P पर जो आवेश Q लग रहा है, उस आवेश पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं, एक ऊर्ध्व बल लग रहे हैं और एक क्षैतिज बल लग रहे हैं ऐसे। लेकिन जब हम ऊर्ध्व बलों को देखते हैं तो उनके परिणाम बराबर हैं, परंतु दिशाएं क्या हैं, विपरीत है। अब अगर परिणाम बराबर है, दिशाएं विपरीत हैं, तो विपरीत दिशा का परिणाम ही हमेशा अंतर से ही निकालते हैं। अब अगर अंतर करोगे, दो राशियाँ बराबर है, उनका अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा का डिफरेंस 0 आ गया। इसका मतलब है कि ऊर्ध्व घटों से कोई भी एक्शन हमें इस परीक्षण आवेश पर प्राप्त नहीं होगा। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, इसके क्षैतिज घटकों को लिया। जो क्षैतिज घटक है वो समान दिशा में है, तो इनका परिणाम भी आपस में जुड़ जाएगा। और ये क्षैतिज घटक ही इस आवेश को लेफ्ट में या राइट में विस्थापित कर सकते हैं, बल लगा सकते हैं, और उन्हीं के लिए हमें परिणामी निकालना था। हमने बिंदु आवेश का सूत्र लगाया 1/4πε0Q/r का। तो यहाँ पर दूरियाँ हमें स्पष्ट है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए दूरी बिंदु से क्या है, यक्ष, तो आवेश Q/x² हो गया। दूसरा ऋण आवेश के लिए 1/4πQ/x, क्यों? क्योंकि दूरी ये भी क्या है, यक्ष है, आवेश का परिणाम Q है, तो Q/x² हो गया। इन दोनों मानों को मैंने E1 cos थीटा E2 cos थीटा में रख दिया। अब जब मैंने यहाँ मान रखा दोनों की E1 E2 के, तो दोनों पद बराबर आ गए। अब अगर पद समान है तो जोड़ा गया तो डबल हो जाएगा। अब किसी एक राशि को डबल हमें करना है, तो हमने किसको डबल कर लिया, आवेश, क्योंकि एक आवेश मिलके दो आवेश, दोनों परिणाम भी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2Q कर दिया। ये जानकारी स्पष्ट है। यहाँ पे 2Q आ गया और कोई चेंज नहीं, जैसे था वैसे डबल हो गया।
फिर मैंने कास थीटा की वैल्यू लिखी। कहाँ से? हमने कास थीटा पहले से ज्ञात कर रखा है कि आधार बटे कर्ण यल बटा एक्स होगा, तो इस कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे यल बटे एक्स रख दी है। अब गुणा करोगे तो इस 2 को मैंने स्मार्टली यल के साथ कर दिया, तो 2l यहाँ हो गया और q से गुणा हो गया, तो हो गया q गुणे 2l। और मैंने यल को डबल इसलिए किया क्योंकि q गुणे 2l जो होता है वो द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, इसको हमें p लिखना है, तो हमने ये काम किया। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक राशि है यक्स और एक राशि है q गुणे 2l, तो हम पहले q गुणे 2l को हटा के क्या लिखने वाले हैं? p। और जो यक्स है वो इस चित्र के अनुसार ये कर्ण है और इसकी वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो हमने यहाँ एक्स क्यूब करना है, एक्स क्यूब करोगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। यही अभिष्ट आपका व्यंजक हो गया। अब इसमें हमने अप्रॉक्सीमेशन लगाया क्या? यस, आर का मान यल से अपेक्षा बहुत बड़ा हो, उसके लिए मैंने कई तर्क दिए, आपको समझाया भी कि ये डायपोल जो है वो मॉलिक्यूल लेवल पे होता है, इसलिए जो इनकी लेंथ है डायपोल की बहुत छोटी होगी, उसकी अपेक्षा वो जो प्रभाव क्षेत्र है उसका बहुत ज़्यादा होगा। तो आर की अपेक्षा यल छोटा है तो यल स्क्वायर बिल्कुल छोटा इतना हो जाएगा कि इसको हम 0 मान सकते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ 0 किया हमको मिल गया क्या? आर क्यूब। इतनी जानकारी स्पष्ट है। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, अच्छीय का व्यंजक निरक्षीय का व्यंजक दोनों आपके सामने लिखा है, इन दोनों में कोई संबंध दिख रहा है? ये अच्छीय है और ये निरक्षीय है। यहाँ देखो क्या है? 2p है और यहाँ सिर्फ p है। इसका मतलब अच्छीय अवस्था में तीव्रता ज़्यादा मिलेगी और निरक्षीय में कम। अब कितनी ज़्यादा मिलेगी? निरक्षीय का डबल होता है अच्छीय में। यानी एक नोट की तरह आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्सियल पोजीशन की जो इंटेंसिटी है और निरक्षीय की जो है लॉन्गिट्यूडिनल, इन दोनों का अनुपात क्या होगा? 2:1। यानी अच्छीय जो है वो निरक्षीय का क्या है? डबल। अब मान लो न्यूमेरिकल लगा रहे हो आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो न्यूमेरिकल में आपने एक अक्ष का निकाल लिया, अच्छीय या निरक्षीय, किसी एक का निकाल लो, दूसरे का खुद ही आ जाएगा उनके रिलेशन से 2:1 से। इतनी बात स्पष्ट है। तो यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। दैट्स ऑल। हाँ, नहीं और कोई कंडीशन नहीं, बस इतनी ही कंडीशन इसके लिए।